नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोशल पंचायत में। मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी, मेरे साथ मौजूद है गौरव और अरुण। तो आज चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले सवाल कई सारे खड़े हो गए क्योंकि सर्वे सामने आए हैं और उन सर्वे में जो है पता चल रहा है कि किसकी सरकार यहाँ पे बनेगी, महायुति या फिर एमवीए। तो इस पूरे जो है मामले में हम चर्चा करेंगे। तो गौरव, सबसे पहले आपसे ही पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि एमवीए या फिर महायुति? देखिए, जिस प्रकार से अभी सियासी समीकरण वहाँ बनते बिगड़ते देखे जा रहे हैं, उस हिसाब से अगर जो लोकपाल का जो अभी सर्वे आया है उसमें एक चीज देखने को मिल रही है कि महाविकास अघाड़ी जो है, जिसके नेता शरद पवार है, वो आगे बढ़ते हुए चल रही है, आगे दिख रही है महायुति के मुकाबले। सर्वे में देवेंद्र फडणवीस का भी जो लोकप्रियता ग्राफ है वो भी गिर गया था, एकनाथ शिंदे का ग्राफ बढ़ा था। लेकिन अभी हम मुझे लगता है अभी हम उस सर्वे से बात करने से पहले सबसे पहले बात होनी चाहिए कि वहाँ सीटों का समीकरण क्या है, क्योंकि पिछले अगर आप 4-5 महीने से देखें, यूँ कहें कि लोकसभा चुनाव के दौर से ही देखें, तो वहाँ एक लोकसभा चुनाव भले हो रहे थे, लेकिन जो वहाँ की पार्टियां थी, अगर हम यूँ कहें कि एकनाथ शिंदे गुट की जो पार्टी थी या फिर अजीत पवार गुट की जो एनसीपी है, वो इस खींचातानी में लगी हुई थी कि हम कितना मोलभाव करने की स्थिति में आ जाए विधानसभा चुनाव को लेकर। वो खींचातानी में लोकसभा चुनाव के दौरान से ही देखने को मिल रहा था। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले ही गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर थे, उस दौरान उन्होंने अलग से अजीत पवार से बात की थी। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि 150 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी एकदम तैयार है कि 150 सीटों पे मुझे चुनाव लड़ना है। 70 सीटों की मांग एनसीपी अजीत पवार ग्रुप की तरफ से कर दिया गया। अब सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे 107 सीटें मांग रहे हैं, तो जिस प्रकार से वहां और पूरी विधानसभा की सीटें 288 ही, तो अगर पूरा कैलकुलेशन अगर निकल 300 के लगभग ये पहुंच जा रहा है, सीटों का आंकड़ा 300 से भी ज्यादा पहुंच जा रहा है अगर जिस हिसाब से इन लोग सीटें मांग रहे हैं। हालांकि अमित शाह की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि सबको सबकी हैसियत के हिसाब से जो जहाँ जितना मजबूत है उसके हिसाब से टिकट का बंटवारा होगा, सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार की स्थिति दिख रही है, एक अभी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से एयरपोर्ट पे अमित शाह से अलग से बात करते हुए अजीत पवार नजर आए थे, उसमें एक चीज उन्होंने कहा था कि जो यहाँ गठबंधन की जो सीट शेयरिंग हो, ये वो बिहार जो एनडीए बिहार में जो फॉर्मूला चल रहा है एनडीए का, उस फॉर्मूले पे हो कि कम सीटें आने के बाद भी नीतीश कुमार को कैसे सीएम बनाएंगे, उस फॉर्मूले पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर एक उन्होंने ये भी कहा है कि एक रणनीति हेमंता बिस्वा शर्मा के तर्ज पर भी हो कि चुनाव किसी और के नेतृत्व में लड़ा जाए, जैसे असम का चुनाव सोनेलाल के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन फिर बीजेपी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया था। इस प्रकार से समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं। अभी जिस प्रकार से सर्वे आ रहे हैं उसमें महायुति बहुत पीछे चल रही है, महाविकास अघाड़ी बहुत आगे निकल रही है। लेकिन महायुति में भी अगर हम देखें तो जो बीजेपी है वो अपना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती है, और साथ में जो झटक के आए हैं गुट, जिसमें शिंदे गुट है शिवसेना का, या एनसीपी अजित पवार का गुट है, वो कितनी अहमियत रखते हैं इस गठबंधन में, और सीट शेयरिंग के दौरान उनको कितनी तरजीह दी जाती है, ये भी देखने वाली चीज होगी। अभी हालिया घटनाक्रम की ओर नजर डाले तो महाराष्ट्र के जो राज्य मंत्री है धर्मराव बाबा आत्रम, उनकी बेटी ने एनसीपी शरद पवार गुट को ज्वाइन कर लिया है। अब कहा यह जा रहा है कि वो अपने पिता के खिलाफ ही चुनाव लड़ने वाली है। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं ये जो पार्टी जो गुट बने हैं इनको कहीं ना कहीं कमजोर जरूर करेंगी, और बीजेपी के लिए सीट बंटवारा कितना आसान होने वाला है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ अपने मतलब मेन सहयोगी नहीं, जो जैसे शिंदे गुट है या शरद पवार गुट है, माफ कीजिएगा अजीत पवार गुट है, उनके साथ भी सीटों का सही तरीके से बंटवारा करना होगा। हमने लोकसभा चुनाव में देखा एमवीए को काफी, माफ कीजिएगा एनडीए को काफी, महायुति को काफी नुकसान पहुंचा इस बार के लोकसभा चुनाव में। क्या वो सेम नुकसान विधानसभा चुनावों में भी रिफ्लेक्ट हो पाएगा, ये अहम सवाल बनता है। जिस प्रकार से यहाँ आपने देखा लोकसभा के चुनाव आए, नतीजे आए, उसके बाद से महाराष्ट्र में प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत हावी हो गया है। प्रेशर पॉलिटिक्स इस चीज का हावी हो गया है कि वहाँ देखिए 2009 में विधानसभा की अगर हम बात करें तो उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर गया, जिसमें 82 सीटें मिली थी और अशोक चौहान मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उसके बाद से आप देखिए कि कांग्रेस उस प्रकार से उभर कर सामने नहीं आई, और 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में
निकल कर सामने निकल के लेकिन और 13 आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने भी जिसकी आपने बात की वो हाँ। बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बावजूद सबसे सर्वाधिक सीट जो है कांग्रेस ने अपने पाले में ली। कांग्रेस हमें बात तो वहाँ जो महाविकास अघाड़ी की तरफ से एक प्रेशर पॉलिटिक्स की जो स्टार्ट की गई है ना, उसका दबाव एनडीए जो वहाँ महायुति गठबंधन है उस पर सीधे तौर पे देखा जा रहा है। आप देखिए कि वहाँ अलग थलग की स्थिति नजर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस अलग बयानबाजी कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे अलग बयानबाजी कर रहे हैं, अजीत पवार अलग बयानबाजी कर रहे हैं। और कई बार ऐसी अटकलें भी बीच में आ जाती हैं, ऐसी खबरें भी बीच में आ जाती है कि कहीं अजीत पवार वापस पाला ना बदले। बिल्कुल, क्योंकि उनका एक बयान भी आया था अपने परिवार को लेके कि वो दोबारा से अपने जो है शरद पवार के साथ वापसी एक तरीके से कर सकते हैं। एक निजी चैनल के इंटरव्यू में अजीत पवार ने तो यहाँ तक कहा हाँ। था कि अगर मुझे मालूम होता कि विधायकों को तोड़ के लाकर मुख्यमंत्री बनना है, मैं और विधायक तोड़ के लाके मुख्यमंत्री बन जाता। हालांकि हंसते हुए कहा था, लेकिन सियासत में इन सारे बयानों के बड़े मायने होते हैं। आप अगर ऐसे यूं ही हंसकर कह रहे हैं तो थोड़े ना हो जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी बार्गेनिंग पावर को तो इफेक्ट करता ही है। देखिए आप मेन पार्टी से हटके अजीत पवार 70 सीटों की मांग कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब अजीत पवार जब अमित शाह जब महाराष्ट्र में थे तो अजीत पवार गुट के लगभग 40-45 का दावर नेता समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए थे। तो आप मूल भाव की स्थिति में तब आएंगे ना जब आपके पास वो वोट बैंक होगा, वो बेस होगा, वो नेताओं का बेस होगा। नेता स्थानीय स्तर पे दिखाई देंगे, जमीन पे दिखाई देंगे। अभी आपके राज्य मंत्री की बेटी आपके राज्य मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए एनसीपी शरद पवार ज्वाइन कर ली। तो देखिए धीरे धीरे जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि चुनाव आते आते जो शरद पवार है वो काफी मजबूत हो जाएंगे और अजीत पवार एक बार फिर कमजोर नजर आएंगे। उसके बाद बची कुची वही 10-12 सीटों पे संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि अब मोल भाव के उस पैटर्न पे नहीं आ पाएंगे ना, मोल भाव नहीं करने की स्थिति में रह जाएंगे। क्योंकि इसलिए नहीं रहेगा आपके पास, जब लोग ही नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी बात है 70 सीटों की मांग कर रहे हैं। इसमें मुश्किलें जो है एमवीए के लिए भी वो नहीं है, आसान नहीं है। ये लोकसभा में भले ही कांग्रेस ने ज्यादा सीटें हासिल की, लेकिन उद्धव ठाकरे और खासकर शरद पवार क्या वो कांग्रेस को ज्यादा सीटें देना चाहेंगे? ये मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी भी क्या है कि कांग्रेस का वहाँ स्थानीय स्तर पर उद्धव के मुकाबले या हम बात करें शरद पवार के मुकाबले कोई बड़ा नेता नहीं है। नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी एक्सपोर्टेड नेता है बीजेपी से। लेकिन चीजें क्या है ना कि अभी कांग्रेस वहाँ टूट की स्थिति में जब नहीं आ रही है। जितने भी इस प्रकार के नेता थे वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं जा चुके हैं। तो इससे क्या है कि चीजें कांग्रेस के पक्ष में है। जिस प्रकार से कांग्रेस जैसे 13 तो जीत के आई है, एक निर्दलीय था वो भी कांग्रेस को समर्थन दे रहा है। तो जिस प्रकार से 14 लोकसभा सीटों अगर हम बढ़त की भी बात करें तो आराम से कांग्रेस 90 सीटों पे बढ़त बनाते हुए दिख रही है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को तो कहीं ना कहीं इस बात का तवज्जो तो दिया ही जाएगा कि आप सबसे बड़ी पार्टी बन गया। लेकिन उद्धव अच्छा आप महाविकास अघाड़ी देख कितने लोग कॉन्फिडेंस के साथ, कितने लोग संयमित तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि कांग्रेस भी बड़ी पार्टी बनकर आएगी तब भी मुख्यमंत्री के रूप में मुझे प्रोडक्ट किया जाएगा। शरद पवार मुख्यमंत्री बनने की उम्र में नहीं है, तो उनकी ऐसी कोई लालसा नहीं रह गई है। तो जिस प्रकार से राजनीति आप देखिए, अजीत पवार एक हो सकते थे कैंडिडेट, लेकिन उन्होंने पाला बदल दिया। अब महाविकास अघाड़ी के पक्ष में पूरा मामला वहां बनता हुआ है। आप देखिए वहां सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है महाराष्ट्र गौरव का। जो शिवाजी की मूर्ति खंडित हुई है ना, उसके बाद महाराष्ट्र में एकाएक जो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है, राहुल गांधी का जाना वहां पे, और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माफी मांगना। उसके बाद आप देखिए कि उस खंडित हुई मूर्ति के लिए जिस प्रकार से महाविकास अघाड़ी ने नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चप्पल मारो रैली निकाला था, जिसमें प्रतीकात्मक रूप से चप्पल मारा गया था एकनाथ शिंदे पे, तो वो सारा मोमेंटम शिफ्ट होता दिख रहा है महाविकास अघाड़ी के पक्ष में। तो इस प्रकार से महायुति वहां बैकफुट पे नजर आ रही है पूरी तरीके से। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी बनता है ना कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि 48 महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीट में सिर्फ 17 सीटें मिली महायुति को, तो ऐसा ही कुछ क्या विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि कुछ खास काम तो हालांकि नहीं किया है। मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है कि जिस हिसाब से प्रेशर पॉलिटिक्स इस समय दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में, कहीं महाराष्ट्र बीजेपी का हाल भी हरियाणा बीजेपी की तरह न हो जाए। आपने देखा हो कई मौके पर वहां के कैबिनेट मंत्री ने आंखों से आंसू देखा गया। तो जिस हिसाब से मोल भाव की स्थिति अजीत पवार ने, और मोल भाव में भी इस तरह से कि जब लोकसभा का सीट बंटवारा हुआ महायुति में, तो हमने देखा कि बीजेपी ने अपने पास सर्वाधिक सीटें रखी, जो कि अनुमान पहले से लगाया जा रहा था ऐसा होगा। 28 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जबकि 15 सीटें जो है एकनाथ शिंदे गुट को दी गई और बाकी 4 एक एनसीपी अजीत पवार गुट को दी गई और एक और अन्य दल को दी गई।
तो यहाँ पे मेजोरिटी स्टेक जो है बीजेपी ने अपने पास लगा, लेकिन उन 28 में से बीजेपी सिर्फ 9 सीटें आई गेस जीतने में कामयाब रही। तो बीजेपी का अपना स्ट्राइक रेट भी बहुत कम हुआ। तो क्या ये मोलभाव की स्थिति बाद में विधानसभा चुनाव में बन जाएगी कि दोनों दल ये कहेंगे कि आपके पास ज्यादा सीटें थी लेकिन आप इसे कन्वर्ट नहीं कर पाए? एकनाथ शिंदे कम सीटों पर जीतते हैं और 7 सीटें लेकर आते हैं। वही यही तो बोल। तो जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे अगर 107 सीटें मांग रहे हैं तो ये वही कॉन्फिडेंस है कि आप देख लीजिए। और लेकिन क्या बीजेपी विलिंग होगी इतनी सीटें उन्हें देने में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे अलग रहते हैं और हमेशा बीजेपी को ऐसा लगता है कि हम 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आसानी से जीत सकते हैं और 10-20 सीटें ऐसी हैं जहां मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस हिसाब से समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं महाराष्ट्र में, चीजें आसान नहीं रहने वाली। आप 150 सीटों पर चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आप पिछले दो चुनावों में आपका 100 का आंकड़ा पार हुआ है, लेकिन वो परिस्थिति अलग थी आपके साथ। तब महाराष्ट्र में 4 राजनीतिक दल इस प्रकार से नहीं हुआ करते थे। तब शिंदे गुट अलग नहीं हुआ करता था, अजीत पवार गुट अलग नहीं हुआ करता था। शिंदे गुट उद्धव के साथ था, अजीत पवार गुट शरद पवार के साथ था। तो उस समय चीजें अलग थी। उस समय पर आप देखिए जो अगर हम बात करें शिवसेना के पॉलिटिक्स की, वो महाराष्ट्र में कहाँ मजबूत है? ठाणे में, उत्तर मुंबई में और मुंबई महानगर में। तो ये जो एक मजबूती का आधार है। बिल्कुल एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि आपने बात की कि शिंदे गुट जो है ज्यादा सीटें लेके आया, जितनी उन्होंने सीटें चुनाव लड़ा था उससे ज्यादा, मतलब अगर हम परसेंटेज में देखें, एवरेज निकाले तो स्ट्राइक रेट बीजेपी से अच्छा रहा है, बीजेपी से अच्छा रहा। लेकिन यहाँ एमवीए में उल्टा था। एमवीए में जो उद्धव ठाकरे का गुट था वो 21 सीटों पर लड़ा, लेकिन काफी कम सीटों पर जो है सिमटा। लेकिन कांग्रेस कम सीटों 17 सीटों पर लड़ी और 13 सीटें निकाली। तो यहाँ कांग्रेस के पास एडवांटेज है कि हाँ देखिए हमने करके दिखाया। इसीलिए इसी वजह से तो ये बयानबाजी आई सामने। उद्धव ठाकरे की बयानबाजी किस स्टेटमेंट आया था कि उद्धव ठाकरे जान रहे हैं कि अगर हमारा कोई आधार बच गया है तो वो कांग्रेस के साथ रहकर ही आधार बचा हुआ है। आपने आदित्य ठाकरे का वो बयान देखा होगा, वो इंटरव्यू सुना होगा, जिसमें वो कहते हैं कि अब देखिए एक दौर था कि जब मुसलमानों के वोटों से गुरेज हुआ करता था शिवसेना को। आज शिवसेना वाले दोनों हाथ ऐसे फैलाए बैठे हैं कि कौन सा अल्पसंख्यक वोट मुझे मिले। और वही जो शिवसेना की एमएलए यामिनी जाधव, उन्होंने क्या किया, बुर्का बांटने का उनका जो वीडियो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, बीजेपी की ओर से शिंदे गुट की है। लेकिन एक चीज देखिए कि वो अभी जो वो जो क्षेत्र पड़ता है वो दक्षिण महाराष्ट्र के लोकसभा अंतर्गत आता है। वो भायखला जो सीट है विधानसभा का, जहाँ से यामिनी जाधव विधायक है, तो वो सीट दक्षिण महाराष्ट्र के अंतर्गत है। वो सीट से जो शिंदे गुट से यही प्रत्याशी थी, यामिनी जाधव ही प्रत्याशी थी और उद्धव ठाकरे गुट का एक प्रत्याशी थे जिन्होंने 50,000 वोटों के मार्जिन से इन्हें हराया। तो बड़ी मुस्लिम बाहुल्य सीट रहा है, तो यहाँ मुस्लिमों का बड़ा अच्छा समर्थन मिला था। तो बीजेपी से जब ये सवाल पूछा गया कि इस वीडियो में बीजेपी वहाँ ऐसे तुष्टिकरण की या पोलराइजेशन की राजनीति करती है जहाँ उसको ऐसा लगता है। अगर यूपी में, हालांकि उनका बयान ये था कि हम तुष्टिकरण की राजनीति को समर्थन नहीं करते। यूपी में आपको पसमानदा मुसलमान पसंद है, महाराष्ट्र में आपको मुसलमान पसंद नहीं है। ये दोयम दर्जे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति आप एक हेल्दी राजनीति करनी चाहिए, स्वस्थ राजनीति करनी चाहिए, जहाँ आप सबकी बात करें, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, फिर आप कहते हैं कि तुष्टिकरण। आप देखिए वो सबसे पहली बात है कि धर्म ऐसा संवेदनशील मामला है कि उस पर बोलने से बचना ही चाहिए। और वो महिला है, उनको ऐसा लगा होगा, कुछ सोचा होगा। हालांकि उन्होंने बाद में बयान भी दिया कि ये राजनीति से प्रेरित बुर्का बंटवारा नहीं था। तो इस प्रकार की चीजें निकल कर आती हैं। गौरव, एक और सवाल ये कि अरुण आपसे भी कि जिस तरीके से हमने देखा कि चुनाव से पहले जो योजना चलाई जाती है उसका भी फायदा मिलता है, तो अभी अगर हम बात करें लाडली बहना योजना की जो कि महाराष्ट्र की सरकार ने चलाई, तो यहाँ कितना फायदा यहाँ पे महायुति को यहाँ पे मिल सकता है इसका? लाडली बहना कॉपी योजना है मध्य प्रदेश के। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान जब अपने चुनाव के अंतिम दौर में थे ना, तो उस समय शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया, जिससे महिलाओं का वोट बहुत हद तक पोलराइज होकर बीजेपी के का हमने रिजल्ट भी देखा। फिर मामा के नाम बिल्कुल। तो वो जो मामा फैक्टर था मध्य प्रदेश में, मामा फैक्टर महाराष्ट्र में काम होता। देखिए उत्तर भारत की राजनीति अलग है, दक्षिण भारत की राजनीति अलग है। महाराष्ट्र की अगर हम खासकर राजनीति की बात करें तो वहाँ इस प्रकार की राजनीति नहीं होती है जिस प्रकार की राजनीति की बात है। वहाँ का जीवन थोड़ा मध्य प्रदेश के लोगों से फास्ट है, वहाँ के लोग कुछ अलग सोचते हैं, यहाँ के लोग स्थानीय मुद्दे अलग हैं, स्थानीय समीकरण अलग हैं, तो उस प्रकार की चीजें। और आप शिवराज सिंह चौहान नहीं है, एकनाथ शिंदे हैं। सबसे बड़ी बात तो आपको ये सोचनी चाहिए। बिल्कुल, आप 3 साल से शासन में हैं,
वो भी किसी कृपा पात्र शासन में। शिवराज सिंह चौहान 20 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको एक लंबा अनुभव है और कैसे फ्रेश गवर्नमेंट चलाई जाती है उनको। आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं तो लेकिन क्या ये मूव जो है महिला को अपनी तरफ ले आ पाएगा? हालांकि लाडली बहना जो है कुछ हद तक महिलाओं को पोलराइज करने में कामयाब रहेगी, लेकिन उतना जो लार्ज मार्जिन पे अगर आप सोचे कि लेकिन महाराष्ट्र के मुद्दे भी तो अलग है। महाराष्ट्र के मुद्दों को आप जो मध्य प्रदेश स्कीम लाकर मुझे लगता है देखिए अभी महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी है, किसानों की आत्महत्या है, कानून व्यवस्था की विफलता है। इन्हीं 4-5 मुद्दों को लेकर इर्द गिर्द ही पूरे विधानसभा का चुनाव हुआ है और जिसको लेकर लगातार जो है एमडीए हमलावर है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर के आखिरी तक चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। और देखिए मामला जानते कहाँ फंस रहा है, क्योंकि अभी जो झारखंड का चुनाव होने वाला है ना, चुनाव आयोग चाहता है कि झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ ही करा ले, लेकिन जो झारखंड का चुनाव का जो विधानसभा कार्यकाल है वो 25 जनवरी तक है, 2025 तक। तो जनवरी 2025 तक इस वजह से थोड़ा सा शॉर्टेज का मामला लग रहा है, लेकिन चुनाव आयोग अपने तरीके से मैनेज कर रहा है। वो मे बी अगर सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर 2024 तक महाराष्ट्र का चुनाव भी देखने को मिल सकता है। तो इस बार पाला एमबीए का भारी लग रहा है। एमबीए इस बार ऐसे अभी तक के आंकड़ों में अगर देखें, अभी तक के सर्वे में देखें तो एमबीए क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है सरकार बनाने की स्थिति में। लेकिन आप लोकसभा चुनाव के नतीजों को और विधानसभा चुनाव को जी निश्चित तौर पे चीजें अलग होती हैं, निश्चित तौर पे चीजें अलग होती हैं। वो हम अभी तो उसी पे चर्चा हो रही थी, जैसे हरियाणा में भी 5-5 का जो आंकड़ा था हमने कई बार चर्चा की। हालांकि वो कॉन्फिडेंस बूस्टर था कांग्रेस के लिए, और यहाँ पे भी महाराष्ट्र में भी वही हो गई, कांग्रेस के पास लेकिन अभी जिस हिसाब से सर्वे आ रहे हैं, सर्वे एक आध दोनों के आधार पे तो आते नहीं, तो सर्वे जिस हिसाब से आ रहे हैं उस हिसाब से एक चीज निकल के सामने आ रही है। हमने ये भी देखा था कि लोकसभा चुनाव के सर्वे लगभग उल्टे ही महाविकास अघाड़ी को साइकोलॉजिकल तौर पे बहुत मिलता दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से सर्वे, हालांकि जिस तरीके से गौरव ने बताया कि एमवीए को ज्यादा जो है देखने को मिल रही है, ज्यादा सीटें जो है देखने को मिल रही है 288 सीटों में। हालांकि कौन बाजी मारेगा वो तो खैर देखने वाली बात होगी, वक्त ही बताएगा। लेकिन दिलचस्प होगा ये देखना कि महायुति फिर या फिर एमवीए कौन आगे बढ़ता है और कौन जो है ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में लेकर आता है। तो फिलहाल ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, दोबारा से एक नए एपिसोड में मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।